भाग 2 में हम देखेंगे कि स्नेहा ने अपने बच्चों को जन्म दे पाते हैं कि नहीं, और गोरिल्ला को गांव वालों ने किस तरह से मार डालते हैं, और आखिरकार गांव वालों के साथ किया होता है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। गोरिल्ला के जंगल में लौट जाने के बाद स्नेहा का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती, जैसे वह किसी चीज को खोज रही हो जो कहीं खो गई थी। गांव में लोग उसके बदले हुए व्यवहार पर फुसफुसाना लगे। अब यह पागल हो गई है, पंचू काका ने कहा। कहीं जंगल की कोई बलाए चिपक तो नहीं गई? बुजुर्ग महिलाएं कानाफूसी करने लगीं। स्नेहा की मां ने उससे कई बार पूछा, तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है? क्या बात है? स्नेहा बस मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। स्नेहा के अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था। स्नेहा को लगा था कि गोरिल्ला उसे छोड़कर नहीं गया, बल्कि वह अब उसके भीतर था। उसका प्रेम, उसकी शक्ति, उसकी जंगली स्वतंत्रता, सब कुछ स्नेहा के भीतर किसी बीज की तरह पल रहा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, स्नेहा अचानक जाती। उसके भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर सांस ले रहा हो, कोई नया जीवन आकार ले रहा हो। उसने अपना पेट छुआ और धीरे से फुसफुसाई, राजा, तुम मुझ में हो। स्नेहा की मां को जल्दी शक होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी चाल धीमी हो गई थी। वह हर वक्त अपने पेट पर हाथ रखती थी। गांव की औरतें उसे शक की नजरों से देखने लगीं। एक दिन पंचू काका ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, यह लड़की जंगल से लौटने के बाद बदल गई है। कोई अनहोनी हुई है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। गांव वालों ने मिलकर स्नेहा से सवाल करने शुरू किए। तू क्या छुपा रही है? तेरे पेट में क्या? स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, यह जंगल की शक्ति है जो मेरे भीतर पनप रही है। गांव वाले चौंक गए। कुछ को डर लगा, कुछ को गुस्सा आया। यह तो अशकन है। जंगल की बला ऐसे चिपक गई है। हमें इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। स्नेहा जानती थी कि गांव वाले कभी उसे समझ नहीं पाएंगे। वे सिर्फ वही देखते थे जो उनकी आंखों के सामने था, लेकिन जो के भीतर पल रहा था उसे समझने की उनकी शक्ति नहीं थी। वह गांव के बीच में खड़ी हुई और कहा, तुम सब डरते हो क्योंकि तुमने कभी जंगल की ताकत को महसूस नहीं किया। तुमने हमेशा उसे एक खतरे की तरह देखा, लेकिन मैंने उसमें प्रेम पाया, मैंने उसमें जीवन पाया, और अब वह जीवन मेरे भीतर बह रहा है। गांव वाले भनचक्के रह गए। कुछ औरतों ने घबराकर सिर पर हाथ रख लिया। यह लड़की पागल हो गई है, इसे रोकना होगा, वरना यह पूरे गांव को तबाह कर देगी। लेकिन पंचू काका चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और गरज कर बोले, अगर यह जंगल का अंश है तो इसे जंगल ही भेज देना चाहिए। स्नेहा को जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल दिया गया। उसने एक बार भी विरोध नहीं किया। वह बस एक अजीब सी शांति के साथ जंगल की ओर बढ़ी, जैसे उसे वहीं जाना था। जंगल के पास पहुंचते ही हवा बदल गई। पेड़ों की सरसराहट में कोई परिचित आवाज थी, और फिर घने पेड़ों के बीच से एक परछाई निकली। गोरिल्ला, वह धीरे धीरे स्नेहा के पास आया और उसकी आंखों में झांका। स्नेहा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस बार गोरिल्ला ने उसे झुककर सलाम किया। स्नेहा मुस्कुराई। वह अब समझ चुकी थी, मैं अब गांव की नहीं रही, मैं अब जंगल की बेटी हूं। गांव में लोग यह कहते रहे कि स्नेहा को जंगल की आत्माएं उठा ले गईं, लेकिन जंगल में एक नई कथा जन्म ले रही थी, एक लड़की की जिसने अपनी पहचान को अपनाया और जंगल की शक्ति बन गई। स्नेहा अब जंगल की बेटी नहीं, उसकी रानी थी। गांव ने उसे भुला दिया, लेकिन जंगल ने उसे अपना लिया। गोरिल्ला और बाकी जानवर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। पेड़ पौधों की फुसफुसाना को समझ में आने लगी थी, जैसे वे उससे बातें कर रहे हों। समय बीतता गया और स्नेहा जंगल के नियमों को समझने लगी। वह जानवरों की भाषा सीख गई। उनकी हरकतों, गुर्राहट और इशारों को पढ़ना अब उसके लिए सहज हो गया था। गोरिल्ला हमेशा उसके साथ रहता। स्नेहा ने महसूस किया कि वह जंगल के अन्य जानवरों का भी राजा था, लेकिन कोई संगठित शक्ति नहीं थी। शिकारी जानवर कमजोर को मारते, कुछ जानवरों के झुंड आपस में लड़ते। स्नेहा ने जंगल में एक संतुलन बनाने की कोशिश की। वह गोरिल्ला राजा के साथ जंगल के कोने कोने तक गई, हर जानवर को यह समझाने कि जंगल में सिर्फ ताकत का राज नहीं चलेगा, यहां अब सह अस्तित्व का नियम होगा। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा।
कमजोर जानवरों को अब सुरक्षा मिली। शिकारी भी अपनी सीमाएं समझने लगे। जंगल में एक नई व्यवस्था बनने लगी। लेकिन गांव अभी भी वही था और गांव वालों को जंगल की शांति पसंद नहीं थी। एक दिन पंचू काका और कुछ गांव वाले जंगल में आए। वे पेड़ों को काटने और जान का शिकार करने आए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, गोरिल्ला राजा की गर्जना गूंजी और फिर पेड़ों के पीछे से स्नेहा निकली। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। स्नेहा जिंदा है, पर यह कैसी दिख रही है? स्नेहा अब साधारण लड़की नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसके चेहरे पर जंगल की शक्ति झलक रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब यह जंगल तुम्हारा नहीं, मेरा है। पंचू काका ने गुस्से में कहा, तू इंसान है या कोई बला? स्नेहा मुस्कुराई, मैं वह हूं जिसे तुमने ठुकरा दिया था, पर अब मैं जंगल की रानी हूं और मैं अपनी प्रजा को बचा। गांव वालों ने अपने हथियार उठाए, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, पूरा जंगल गूंज उठा। गोरिल्ला गरजा, पेड़ हिले, पक्षी उड़ गए और जंगल के सभी जानवर सामने आ गए। चीते, भेड़िए, हाथी, बंदर, हर जीव स्नेहा के पीछे खड़ा था। गांव वाले कांप गए। उन्होंने पहली बार जंगल की सच्ची ताकत देखी थी। पंचू काका ने कदम पीछे खींचते हुए कहा, यह लड़की अब हमारी नहीं रही। स्नेहा ने आंखें बंद की और जब उसने फिर देखा तो उसके सामने घुटनों के बल बैठे पंचू काका थे। हमें माफ कर दो। जंगल की रानी। गांव वाले जंगल से भाग गए। समय बीतता गया और स्नेहा जंगल की रानी बनकर अपने नए जीवन में रम गई। गोरिल्ला राजा, हाथी, भेड़िया और पक्षी, हर कोई उसे अपनी नेता मान चुका था। जंगल अब संतुलन में था, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रहने वाली थी। एक रात जब पूरा जंगल चांद की रोशनी में नहा रहा था, स्नेहा को एक गहरी पीड़ा महसूस हुई। वह जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। जंगल के जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। गोरिल्ला राजा चिंतित, लेकिन स्नेहा जानती थी यह दर्द कोई सामान्य दर्द नहीं था। उस रात जंगल के भीतर एक नया जीवन जन्मा। जंगल का बेटा स्नेहा ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक ऐसा शिशु जो इंसानों की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में जंगल की गहराई थी। उसकी त्वचा सांवली थी, लेकिन उस पर जंगल की मिट्टी का रंग चढ़ा था। उसकी पकड़ में गोरिल्ला राजा जैसी ताकत थी और उसकी चुप्पी में जंगल का रहस्य बसा था। गोरिल्ला राजा ने उसे अपनी बड़ी हथेलियों में उठाया और गर्जना की पूरे जंगल ने इस नए उत्तराधिकारी का स्वागत किया। हाथियों ने चिंगाड़ मारी, भेड़िए भौंकने लगे और पक्षी आसमान में उड़कर मंडराने लगे। यह जंगल का नया राजकुमार था, स्नेहा का पुत्र, जंगल का उत्तराधिकारी। लेकिन गांव में इस खबर ने डर और सनसनी फैला दी। कुछ लकड़हारे जो जंगल के किनारे गए थे, उन्होंने इस बच्चे की एक झलक देख ली थी। वे भागते हुए गांव लौटे और घोषणा की, स्नेहा ने जंगल में एक दैत्य को जन्म दिया है। वह इंसान नहीं, जंगल की आत्माओं का बेटा है। पंचू काका, जो पहले ही स्नेहा की शक्ति से जलता था, इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहा। अगर वह बड़ा हुआ तो हमारे गांव के लिए खतरा बनेगा। हमें उसे खत्म करना होगा। जब स्नेहा को इस खतरे की भनक लगी तो उसने गोरिल्ला राजा और जंगल के बाकी जानवरों के साथ तैयारी शुरू कर दी। अब यह सिर्फ जंगल बनाम गांव की लड़ाई नहीं थी, यह एक मां की अपने बेटे के लिए लड़ाई थी। गांव वाले जब जंगल की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि वे आसानी से इस बच्चे को पकड़ लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगल अब पहले जैसा नहीं था। स्नेहा अब सिर्फ एक मां नहीं, जंगल की रानी थी। उसने अपने बेटे को गोरिल्ला राजा की गोद में सौंपा और कहा, आज जंगल की शक्ति दिखाने का समय आ गया है। गांव वालों ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। गोरिल्ला, भेड़िए, सांप और पक्षी, हर जीव वहां था, लेकिन सबसे भयानक थी स्नेहा की आंखें। तुम्हें लगता है कि तुम जंगल से ताकत छीन सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे को छू सकते हो? गांव वालों ने पहली बार स्नेहा के भीतर छिपी सच्ची शक्ति देखी। उन्होंने पहली बार जाना कि अब वह सिर्फ गांव की लड़की नहीं, जंगल की देवी थी। पंचू काका ने डरते हुए घुटने टेक दिए। हमें माफ कर दो नी, हम तुम्हारे बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। स्नेहा मुस्कुराई। उसने अपने बेटे को देखा, जिसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य की रोशनी थी। तुमने मुझे ठुकराया, लेकिन जंगल ने मुझे अपनाया। अब तुम सब जंगल से डरो।
यह मेरा साम्राज्य है और यह मेरा बेटा। इसका उत्तराधिकारी गांव वाले भाग गए। वे कभी जंगल लौटने की हिम्मत नहीं कर सके। और स्नेहा का पुत्र, जिसे अब वन पुत्र कहा जाता था, बड़ा होने लगा। उसकी चाल में गोरिल्ला राजा की ताकत थी, उसकी आंखों में जंगल की गहराई और उसकी आत्मा में स्नेहा की बुद्धिमानी। वह इंसानों की भाषा भी समझता था और जानवरों की भी। वह जंगल की हर धड़कन से जुड़ा हुआ था। गांव के कुछ लालची लोगों ने जंगल को काटने और वहां खेती करने की योजना बनाई। उन्होंने सुना था कि जंगल के भीतर एक ऐसा स्थान है जहां जमीन सोने जैसी उपजाऊ है। पंचू काका के बेटे बलराम ने इस योजना को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। हम इतने सालों से जंगल से डरते आए हैं, लेकिन अब डरने का समय नहीं है। यह जंगल हमें बहुत कुछ दे सकता है। गांव वालों ने बलराम के नेतृत्व में कुल्हाड़ी और मसालों के साथ जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही गांव वालों ने पेड़ों को काटना शुरू किया, सांपों ने रास्ता घेर लिया। बंदरों ने पेड़ों से पत्थर गिराने शुरू कर दिए। पक्षी तेज आवाज में चीखने लगे, जैसे जंगल को चेतावनी दे रहे हों। लेकिन सबसे भयानक था वनपुत्र का आगमन। वनपुत्र पूरी तरह से जंगल का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उसकी लंबी और मजबूत काया पर जंगल की मिट्टी का रंग था। उसकी आंखें रात में चमकती थीं और उसकी सांसों में जंगल की गरज थी। जब वह गांव वालों के सामने आया तो बलराम चौंक गया। ये कौन है स्नेहा, जो अब जंगल की देवी के रूप में पूजी जाने लगी थी? पेड़ों के बीच से निकलकर बोली, यह वही है जिसे तुमने दैत्य कहा था। यह मेरा बेटा है, जंगल का उत्तराधिकारी। वनपुत्र ने गांव वालों को गहरी आंखों से देखा। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली थी कि गांव वालों की हिम्मत जवाब देने लगी। बलराम ने गुस्से में कहा, हम इस जंगल को नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी जमीन है। बलराम ने अपने 3 आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। यहीं पर वनपुत्र ने अपनी सच्ची शक्ति दिखाई। वनपुत्र ने अपने हाथों से एक पेड़ की मोटी शाखा तोड़ी और उसे जमीन पर पटका। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि जमीन कांप उठी। उसने पहली बार अपनी आवाज निकाली। यह एक इंसान की चीख नहीं थी, ना ही किसी जानवर की गरज। यह जंगल की गूंज थी। गांव वाले डर से कांप गए। बलराम ने भाला उठाकर वनपुत्र पर फेंका, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, गोरिल्ला राजा बीच में आ गया। गोरिल्ला के सीने में भाला धंस गया। स्नेहा की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। गोरिल्ला राजा ने अंतिम बार स्नेहा की ओर देखा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। वनपुत्र ने अपने पिता को मरते देखा। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें लाल हो गईं। वनपुत्र ने एक जोरदार गर्जना की। सांप गांव वालों के पैरों में लिपटने लगे। बंदरों ने उनकी की कुलड़ियां छीन ली। भेड़ियों ने हमला कर दिया। हाथियों ने पेड़ों से लकड़ियां तोड़कर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। बलराम और उसके आदमी जंगल से भागने लगे, लेकिन जंगल ने उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। बलराम और कुछ गांव वाले जंगल से बचकर भाग गए, लेकिन जब वे गांव लौटे तो उन्हें एक भयानक सच का सामना करना पड़ा। गांव में अब कुछ नहीं बचा था। जो बचे थे वे बीमार पड़ चुके थे। गांव की मिट्टी बंजर हो चुकी थी। कुएं सूख गए थे। पंचू काका, जो कभी जंगल से शक्ति छीनने की कोशिश करता था, अब अपने घर के बाहर पड़ा हुआ था। भूखा प्यासा स्नेहा और वनपुर देख रहे थे। देखो मां, वनपुत्र ने कहा। उन्होंने जंगल को तबाह करना चाहा, लेकिन प्रकृति ने अपना न्याय कर दिया। स्नेहा ने लंबी सांस ली। हाँ बेटा, यह जंगल सिर्फ हमारा नहीं, यह प्रकृति का संतुलन है। जो इसे तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे खुद प्रकृति खत्म कर देगी। गांव और जंगल की लड़ाई को बरसों बीत गए। जंगल अब पहले से भी घना और शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन गांव वह उजड़ चुका था। पुराने गांव वाले या तो कहीं और बस गए या फिर जंगल के खौफ से दूर भाग गए। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन जंगल के किनारे कुछ अजनबी लोग आए। उनके कपड़े फटे थे। चेहरे पर भूख और लाचारी के निशान थे। वे कोई और नहीं बल्कि वही गांव वाले थे जो सालों पहले जंगल के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे। वे अब कमजोर और बेघर थे। उनकी नजरें जंगल की ओर उठीं। वनपुत्र मां, देखो, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हमें जंगल में धकेला था। वे अब खुद ही वापस लौट रहे हैं। स्नेहा ने शांत निगाहों से गांव वालों को देखा और कहा, बेटा, बदले से कभी शांति नहीं मिलती। ये लोग अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं।
अब समय आ गया है कि हम तय करें कि जंगल और गांव के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। वन पुत्र ने गहरी सांस ली। कलिम्मन ने जंगल को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन जंगल ने उसे माफ कर दिया। अब मैं भी तुम्हें माफ करती हूं, स्नेहा ने कहा। यह सुनकर गांव वालों की आंखों से आंसू छलक पड़े। स्नेहा और वनपुत्र, जो अब जंगल और गांव की सीमाओं की रक्षा करते थे, एक नई शुरुआत के प्रतीक बन गए। स्नेहा अब सिर्फ जंगल की रानी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की मां बन गई थी। वहीं वनपुत्र, जो जंगल का उत्तराधिकारी था, गांव और जंगल के बीच पुल बन गया। समय बीतने के साथ जब भी कोई अजनबी गांव में आता, तो उसे यह कहानी सुनाई जाती। यह गांव एक बार जंगल से टकराया था, लेकिन अब जंगल और गांव एक ही आत्मा के दो हिस्से बन चुके हैं। और इस संतुलन की रक्षा करने वाले थे स्नेहा और वनपुत्र।